हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है एएलपी टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लगभग आते भी रहते हैं। यानी कि 60% चांसेज आपके आने के उनके बढ़ जाते हैं। आप अपना 60% है वो नेक्स्ट लेवल के लिए क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो है वो हर शाम 8 बजे पब्लिश होता है इसी चैनल पर, तो आप हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि स्प्लेश लुब्रिकेंट को खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। यानी कि स्प्लेश लुब्रिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। एक होती है स्प्रेस लुब्रिकेशन, एक होती है विक फीड, एक होती है फोर्स फीड के द्वारा। यानी कि अलग अलग 3 मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम लुब्रिकेशन करते हैं। उसी में एक होता है स्प्लेश लुब्रिकेशन। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? क्या ऑयल कैन के द्वारा, ग्रीस गन के द्वारा, पंप लुब्रिकेटर के द्वारा, या फिर रिंग लुब्रिकेटर के द्वारा? तो स्प्लेश लुब्रिकेशन है किसके द्वारा होता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर बात की गई है स्प्लेश लुब्रिकेशन की। यानी कि स्प्लेश लुब्रिकेशन जो मेथड है वो किस चीज़ के द्वारा करते हैं? क्या ऑयल कैन आती है, ग्रीस गन आती है, पंप लुब्रिकेटर आता है, या फिर रिंग लुब्रिकेटर आता है? तो कौन सा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो स्प्लेश लुब्रिकेटर में हमारा आता है रिंग लुब्रिकेटर या फिर चेन लुब्रिकेटर। क्या आता है? रिंग लुब्रिकेटर या फिर चेन लुब्रिकेटर यहाँ पर स्प्लेश लुब्रिकेशन में आता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर का। और 22 नंबर में क्या दिया हुआ है? 22 नंबर में दिया हुआ है कि यदि जर्नल बीयरिंग की लुब्रिकेशन नए की जाए तो कौन सी फ्रिक्शन हो सकती है? जर्नल बीयरिंग होता है उसकी अगर हम लुब्रिकेशन नए करेंगे, उसमें ग्रीस वगैरह ना लगाएंगे, ऑयल वगैरह नहीं, मोबिल ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, तो वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन उत्पन्न होगा? क्या शुष्क फ्रिक्शन होगा, सूखी फ्रिक्शन होगी, रोलिंग फ्रिक्शन होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन होगी? तो वहाँ पर किस प्रकार का घर्षण हमारा बनकर आएगा? बात की गई है जर्नल बीयरिंग की। उसमें हमने ना तो ग्रीस दिया है ना ही मोबिल ऑयल दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। घर्षण तो होता ही है, सब में ही होता है, चाहे कोई भी बीयरिंग हो सब में घर्षण होता है। तो वहाँ पर किस प्रकार का घर्षण, किस प्रकार का फ्रिक्शन उत्पन्न होगा? क्या सूखी फ्रिक्शन होगी, क्या रोलिंग फ्रिक्शन होगी, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन होगी? तो वहाँ पर हमारा किस प्रकार का फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो होता है ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा? ठीक है, तो 22 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर क्या होगा? सूखा फ्रिक्शन होगा, ड्राई फ्रिक्शन, सूखा घर्षण होगा। सूखा घर्षण क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर हमने मोबिल ऑयल ग्रीस वगैरह तो दिए ही नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पर मोबिल ऑयल ग्रीस वगैरह देते तो क्या होता? हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन होता। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रही है? अभी सूखी फ्रिक्शन वहाँ पर उत्पन्न हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 का। 23 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसको सूखी मशीन किया जाता है? सूखा मशीन करने का क्या मतलब है कि वहाँ पर हम क्या नहीं डालेंगे? कूलेंट नहीं डालेंगे। यानी कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका ऑपरेशन करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है? इस चीज़ को पूछा गया है। तो क्या होगा? क्या एल्यूमिनियम होगा,
कास्ट आयरन होगा, टिटेनियम होगा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको हम ड्राई मशीनिंग करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है या कौन सा मटेरियल है जिस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते समय हमें वहाँ पर कूलेंट देने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। तो कौन सा होता है? क्या एल्यूमिनियम होता है, क्या कास्ट आयरन होता है, क्या फिर टिटेनियम होता है या फिर उपरोक्त सभी ए, बी और सी तीनों होता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो ड्राई मशीनिंग की जाती है, सूखी मशीनिंग की जाती है, यानी कि कोई भी हम कूलेंट वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो होता है हमारा कास्ट आयरन। क्या होता है? कास्ट आयरन इज़ द राइट आंसर। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कास्ट आयरन पर हम कोई भी मशीनिंग करते समय क्या है, कोई भी वहाँ पर कूलेंट वगैरह नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर में दिया हुआ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीएम किया जाता है क्या मशीन की विफलता से पहले, मशीन की विफलता के बाद, क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस और क्या होता है, एएम होता है जो डेली मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। तो पीएम क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो क्या है एक निश्चित समय अंतराल के बाद में होता है। तो उसके कब किया जाता है वो? मशीनिंग की विफलता से पहले यानी कि मशीन बंद होने से पहले, मशीन की विफलता के बाद यानी कि मशीन बंद होने के बाद, क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है? तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा मशीन की विफलता से पहले। कब होगा? मशीन की विफलता से पहले, यानी कि मशीन बंद होने से पहले किया जाता है, वो होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और मशीन बंद होने के बाद जो किया जाता है वो हमारा आता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंदर। वो किस में आता है? वो फिर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में आता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में नहीं आता है। ठीक है, एक होता है रूटीन मेंटेनेंस जो डेली रूटीन में करते हैं। उसके बाद में पीएम होता है जो वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ से होता है। ठीक है, एक होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, उसमें क्या होता है जब मशीन रुक जाती है चलती चलती किसी कारणवश, उसके बाद में जब उस पर मेंटेनेंस किया जाता है तो वो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर में दिया है जिग और फिक्सचर होते हैं। जिग और फिक्सचर क्या चीज़ है? क्या मशीनिंग टूल्स है, क्या प्रीसीजन टूल्स है, क और ख दोनों यानी कि मशीनिंग और प्रीसीजन टूल्स है या फिर इनमें से कोई नहीं? जिग एंड फिक्सचर होते हैं। जिग और फिक्सचर है वो क्या चीज़ होती है यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या वो मशीनिंग टूल होते हैं, क्या वो प्रीसीजन टूल्स होते हैं, या फिर ए और बी दोनों हो जाएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? जिग एंड फिक्सचर की बात की गई है, थोड़ा सा माइंड लगाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो जिग और फिक्सचर क्या होते हैं? क्या मशीनिंग टूल्स होंगे, प्रीसीजन टूल्स होंगे, क और ख दोनों होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 25 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 25 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जिग और फिक्सचर जो होते हैं वो मशीनिंग टूल्स और प्रिसीजन दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर सी है वो राइट आंसर हो जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। क और ख दोनों मशीनिंग और प्रिसीजन दोनों प्रकार के टूल्स हैं वो जिग एंड फिक्सचर हमारे होते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 नंबर में दिया हुआ है शाफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब शाफ्टों को स्थायी रूप से जोड़ना हो
शाफ्टों को बारंबार अलग करना हो, शाफ्टों को जोड़ना हो और मिसअलाइनमेंट बनी हो, और मिसअलाइनमेंट को पूरा करने के लिए शाफ्टों को बारंबार खोलना हो। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन उसके आंसर अलग थे, इसके आंसर वो अलग दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर देना रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या शाफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग कब करते हैं? शाफ्टों को स्थायी रूप से जोड़ना हो, शाफ्टों को बार बार अलग करना हो, शाफ्टों को जोड़ना हो और मिस अलाइनमेंट जब वहाँ पर बनी हो, या फिर मिस अलाइनमेंट को पूरा करने के लिए शाफ्टों को बार बार खोलना हो। ए बी सी और डी में यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए बी सी और डी में यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मिस अलाइनमेंट को पूरा करने के लिए शाफ्टों को बार बार खोलना और टाइट करना हो, तो वहाँ पर क्या है, कपलिंग का यूज हम कर सकते हैं, जिससे क्या थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट को हम आसानी से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सक्रियता लोग होता है। सक्रियता लोग क्या चीज़ है? क्या लिखित कार्ड है कि आप कैसे समय व्यतीत करते हैं? क्या उत्पादनता की माप है? क्या मूवमेंट को चेक करना है? या फिर इनमें से कोई नहीं? सक्रियता लोग क्या चीज़ है, यानी कि लॉन्ग बुक होती है, वो क्या चीज़ होती है? क्या लिखित रिकॉर्ड है कि आप कैसे समय व्यतीत करेंगे, यानी किस किस हिसाब से काम करेंगे? या फिर उत्पादनता की माप है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका विवरण है वहाँ पर? या मूवमेंट को चेक करना है? या फिर इनमें से कोई नहीं है? मूवमेंट को चेक करना यानी कि मेंटेनेंस वगैरह के कार्य के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो सक्रियता लोग में क्या लिखा हुआ होता है? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? सक्रियता लोग क्या चीज़ होती है? तो सक्रियता लोग जो होती है वो क्या होती है? एक लिखित रिकॉर्ड होता है कि आप कैसे समय व्यतीत करते हैं, कि कब हमें कौन सा काम करना है, किस टाइम क्या ऑपरेशन हमें करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल वहाँ पर दी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि किस होस्टिंग मोबाइल का प्रयोग किसी फैक्ट्री में विभिन्न स्थान से इसे समय लोडिंग और शिफ्टिंग के लिए किया जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी होस्ट होती है, मशीन होती है, या फिर लिफ्ट हम बोल सकते हैं, क्रेन बोल सकते हैं, कौन सी होती है जिसका प्रयोग वो फैक्ट्री में अलग अलग जगह से अपने आप सामान को उठाना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती है? क्या जिब क्रेन होती है? क्या फोर्क लिफ्ट होती है? चेन होस्ट होती है? या फिर गियर होस्ट होती है? तो ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऐसी होस्टिंग मोबाइल का प्रयोग पूछा है जो अपने आप लोडिंग भी करती है और दूसरी जगह शिफ्ट भी करती है। तो ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या जिब हेड क्रेन होगी? क्या फोर्क लिफ्ट होगी? क्या चेन होस्ट होगी? या फिर गियर होस्ट होगी? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो भी सीरीज चल रही है उनमें सभी क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करवाता हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करना ना भूलें। जितना भी वीडियो को वॉच करें दिल से अटैच होकर वॉच करें, निश्चित ही आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बी हमारा यहाँ पर फोर्क लिफ्ट है वो राइट आंसर हो जाता है। फोर्क लिफ्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि फोर्क लिफ्ट जो होती है वो एक ऐसी जो होस्टिंग होती है या फिर क्रेन उसको बोल सकते हैं, जो स्वयं लोडिंग भी करती है और एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जिग बुशिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिग बुश का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? क्या टूल को लोकेट और गाइड करने के लिए, टूल को लोकेट करने के लिए, टूल को गाइड करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? जिग बुश का प्रयोग पूछा गया है, किसका पूछा गया है? जिग बुश का प्रयोग पूछा गया है। ठीक है, बात आई है यहाँ पर जिग की, तो क्या टूल को लोकेट और गाइड करने के लिए करते हैं?
टूल को लोकेट करने के लिए करते हैं, टूल को गाइड करने के लिए करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है? ए बी सी और डी में से क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है? क्या टूल को लोकेट और गाइड करेगा, या फिर ओनली लोकेट करेगा, या फिर ओनली गाइड करेगा? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि टूल को लोकेट भी करता है और गाइड भी करता है। जिगू उसका क्या काम होता है? टूल को लोकेट करना और गाइड करना। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, और 30 नंबर में दिया हुआ है कि ब्लॉक स्पिरिट लेवल का प्रयोग को चेक करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक स्पिरिट लेवल का प्रयोग है वो किसे चेक करने के लिए किया जाता है? क्या हॉरिजॉन्टल लेवल को, वर्टिकल लेवल को, क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? ब्लॉक स्पिरिट लेवल की यहाँ पर बात की गई है, तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल को खालिस्तान चेक करने के लिए किया जाता है। तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल का प्रयोग किस लिए करते हैं? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, यहाँ पर भी बार बार रिपीट हो रहा है। ब्लॉक स्पिरिट लेवल आपने 2 से 3 बार पहले भी पढ़ा होगा, अगर हमने हमारी पूरी सीरीज़ कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल का प्रयोग किस लिए होता है? तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल जो हमारा होता है, इसके द्वारा हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार की सरफेस है उनको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर? सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में हमें दिया है क और ख दोनों, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल और वर्टिकल लेवल दोनों हम क्या ब्लॉक स्पिरिट लेवल के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर आपने एंड तक वॉच किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने आंसर है वो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, अपना सपोर्ट दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।